हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, सभी लोग आ जाइए फटाफट से, सभी लोग आ जाइए फटाफट से। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सभी को एक साथ गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए आप सभी लोग, ठीक है? जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए सभी को, जिससे कि सभी लोग ज्वाइन कर सके क्लास, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करें तो ओके। सो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। तो आधे क्वेश्चंस कल हमने हाफ सेंचुरी क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कर लिया हुआ था, बाकी के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझते हुए यहां पे चलेंगे, ठीक है जी? चले ओके। सो कल हमने टोटल 53 क्वेश्चंस कर लिए हुए थे, ठीक है? कल हमने, दिख रहा है ना? ओके। सो कल हमने टोटल 52 क्वेश्चंस कर लिए हुए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के। आज हम उसके बाद वाले क्वेश्चंस को करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर है 53। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कि स्पर्म के एक्रोसोम में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, फ्रक्टोज, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है? फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए। क्या होगा यहां पे? स्पर्म के एक्रोसोम में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रक्टोज या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, ठीक है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, हाँ बीच में ब्लर नहीं होगा अब। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था कि स्पर्म के एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन gestation period in human being is about how many days? gestation period की यदि बात करेंगे इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, कि ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, ठीक है? जनरली मंथ में यदि बात करते हैं तो 9 महीनों की हम बोलते हैं, और यदि डेज में यदि बात करें तो एग्जैक्ट कितने दिनों की होती है तो वो 270 दिनों की प्रेगनेंसी होती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन है आफ्टर ओवुलेशन सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, यानी कि ओवुलेशन के बाद, यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है ओवुलेशन के बाद, यानी कि जब ओवम रिलीज हो गया उसके बाद जो ओवम होता है वो कुछ सेल से घिरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। मैंने बताया हुआ था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक है जी? क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ हेड इज डन बाय, हेड का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, यानी कि स्पर्म के पास जो मूवमेंट, स्पर्म को जो मूवमेंट मिलती है वो किसकी मदद से मिलती है? ठीक है, देखिए एक्रोसोम, यदि एक्रोसोम की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया कि स्पर्म के एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है? यदि हम बात करेंगे मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस के पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म को एनर्जी देता है, ठीक है? हेड एक्रोसोम वही है, और सबसे लास्ट वाला है टेल। ये जो टेल होता है यही स्पर्म को मूवमेंट प्रदान करता है जिससे कि वो आगे फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट तक पहुंच पाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है? तो यहां पे ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है कि हीमोकोरियल प्लासेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हीमोकोरियल प्लासेंटा जो होता है वो हमें इनमें से किस में देखने को मिलता है? तो ह्यूमन फीमेल में जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरियल प्लासेंटा होता है, ठीक है? चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी तरीके से आराम आराम से चलते, थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे, ठीक है?
ओवुलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मैंने बताया हुआ था कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में क्या होता है, एलएच का सेक्रेशन बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई साहब, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और इसी के कारण ओवम रिलीज होता है, यानी कि ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन जो होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में, एलएच के इन्फ्लुएंस में। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग को मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज ट्रू फॉर क्लीवेज। क्लीवेज किसको बोलते हैं, जो जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होते हैं उन डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि क्लीवेज के बारे में इनमें से क्या सही है। साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेस, जो डिवीजन जो होता है तो उससे एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज होता है, नहीं भैया, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो वहां पे तो सेल्स बनते हैं, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। एक देखिए, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीजेस, नहीं, क्योंकि यहां पे जो वो डिवीजन होगा तो वो सेल्स में ना डिवाइड होगा, यहां पे वो एम्ब्रियो के रूप में थोड़ी ना डिवाइड होगा, उसके बाद वो जो सेल्स है वो अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहां पे बनेंगे ओवरऑल क्या, साइज, मतलब कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब एक में है कि साइज ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये जाइगोट है, इस जाइगोट में डिवीजन होगा, तो डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, सेल का जो साइज है वो डिक्रीज ना हुआ, यहां पे इंक्रीज तो होगा नहीं, तो ये वाला होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या बचा, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजेस, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। क्लास में इस रूम में एक बिल्ली घुस गई है, ठीक है, इस रूम में एक बिल्ली घुस गई है, थोड़ा उस बिल्ली को भगा दूं। हाँ, इस रूम में बिल्ली आ गई है एक, भागो भागो भागो, भाग नहीं रही है, चलो ठीक है, गेट खोल दिया, भाग जाएगी। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लीवेज अकर्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन फीमेल। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि इनमें से देखिए, जो जाइगोट में जो क्लीवेज डिवीजन होता है, इनमें से किस टाइप का क्लीवेज डिवीजन होता है। तो ये जो क्लीवेज डिवीजन होता है ना, जब जाइगोट में जो क्लीवेज डिवीजन होता है, ये तो ये डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है होलोब्लास्टिक और दूसरा होता है मेरोब्लास्टिक, ठीक है। जब कंप्लीट डिवीजन होगा, जो कंप्लीट डिवीजन होगा, इस कंप्लीट डिवीजन को बोलते हैं होलोब्लास्टिक, ठीक है। और कंप्लीट डिवीजन यदि ना हो, यदि पार्शियल डिवीजन हो, तो उस पार्शियल डिवीजन को बोलते हैं मेरोब्लास्टिक। तो ह्यूमन फीमेल के जो जाइगोट होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है ये होता है होलोब्लास्टिक और इक्वल। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहा है, अभी बताया हूं, अभी ये क्वेश्चन बताया हूं, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का प्लासेंटा हमें मिलता है, ह्यूमन बीइंग में हमें किस टाइप का प्लासेंटा देखने को मिलता है, अभी ही इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया है, हीमोकोरियल, ठीक है। चलिए अगला,
लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज, जो अंडाणु का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग वो 12 से 24 घंटे तक, ठीक है, लगभग वो 12 से 24 घंटे तक, बट ऑन एन एवरेज बोला जाता है एक दिन, यानी कि 24 घंटा। तो ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है ये 24 आवर्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे। अगला क्या बोल रहा है भाई साहब? अगला यहां पे बोल रहा है इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स प्लासेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन। पहला ऑप्शन यहां पे क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन फीमेल में जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, बताया हुआ था ना कि जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल्ड स्टेज में, फिर 4 सेल्ड स्टेज में, 8 सेल्ड स्टेज में, 16 सेल्ड स्टेज में। इन स्टेज को क्या नाम दिए हुए थे? इन स्टेज को नाम दिए हुए थे ब्लास्टोमर। और ये जो ब्लास्टोमर होते हैं इनमें से स्पेशली 8 और 16 वाले जो सेल के स्टेज होते हैं इनको मोरूला कहते हैं। यही मोरूला आगे चल करके कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, यही मोरूला आगे चल के कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और यही फीमेल के यूट्रस पे यानी कि गर्भाशय में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बोल रहा है कि ह्यूमन फीमेल में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर देता है इम्प्लांटेशन से पहले, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? यहां पे ऑप्शन हो गया हमारा ये पहला वाला रॉन्ग, ठीक है। अगला है गेट्स इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 days आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन के 3 दिन के बाद यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट हो जाता है। नहीं, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि वो ये यहां पे बोल रहा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट ओवुलेशन के 3 दिन के बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओवुलेशन के बाद हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो भी या फिर ना भी, तो ओवुलेशन वो यहां पे नहीं कह सकते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो और वो भी फर्टिलाइजेशन के भी, जब ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होता है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग, ठीक है। गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम यूट्राइन एंडोमेट्रियल सेक्रेशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उस ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन के बाद ही मिलता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ये है यहां पे, ये है, मान लीजिए कि यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या हुआ भैया? तो यहां से फर्टिलाइजेशन होकर के ये जो जाइगोट यानी कि ब्लास्टोसिस्ट है वो यहां पे आ गया यूट्रस के अंदर, ठीक है। अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, अभी यूट्रस के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? यूट्रस के अंदर जो सेक्रीशन सेक्रीट हो रहे होंगे ना, यानी कि यूट्राइन सेक्रीशन जो होंगे, उसी यूट्राइन सेक्रीशन से वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, तो अगला है यहां पे गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, यानी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल में जाकर के इम्प्लांट हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल की मदद से, जो कि ब्लास्टोसिस्ट का ऊपर वाला होता है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सो हियर द आंसर विल बी डी इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अगला, इनर सेल मास इज अ प्रिकर्सर ऑफ, इनर सेल मास इज अ प्रिकर्सर ऑफ, इनर सेल मास इनमें से किसका प्रिकर्सर है?
एंडोडर्म का नो, एक्टोडर्म का नो, मेसोडर्म का नो, डायरेक्ट एम्ब्रियो का। ठीक है, सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, गेस्टेशन, गेस्टेशन की यदि बात करेंगे, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। ठीक है, तो गेस्टेशन जो होता है, गेस्टेशन पीरियड किसके किसके बीच का टाइम है, बर्थ एंड प्यूबर्टी, जन्म ले लिया, जैसे कोई फीमेल है उसने जन्म ले लिया, और प्यूबर्टी यानी कि 12 साल का, तो 0 से लेकर के 12 साल के का जो एज होता है उस बीच वाले को नो, तो ये भी नहीं होगा। अगला है फीटस फॉर्मिंग एंड बीइंग, यानी कि फीटस जब बन रहा है तब, और जब पैदा हो गया तब, नो, ये भी नहीं होगा। अगला है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो भैया ये तो इसके बीच तो 7 दिन का ही समय होता है, जबकि गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब, तब से लेकर जब बच्चा बाहर आएगा, बच्चे की डिलीवरी होगी, उस टाइम तक के पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, which part of ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation। मैंने आपको आप लोगों को मैंने बतलाया भी हुआ था, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि ओवरी का कौन सा पार्ट है मैमल्स में जो कि ओवुलेशन के बाद एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम आता है, तो वो है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्लियर, वो है ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है बॉस, क्लियर है, चलिए ठीक है, 1 मिनट वीडियो को मैं जरा, ठीक है, एक बार ऑफ होगा तुरंत ऑन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है, चलिए अभी नहीं होगा अब दिक्कत, होप अब दिक्कत ना हो। अरे ये फिर से, अच्छा कोई बात नहीं, वायर क्या होगा इसलिए बीच बीच में जो है ना ऐसा हो रहा है, यदि अभी हम उसको सही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलिए, ठीक है, अभी ऐसा नहीं होगा, वायर हिल गया था मैंने सही कर दिया। ठीक है, चलिए, ओके, गौतम कहाँ है, गौतम नहीं दिख रहा है, चलो देखो, हाँ सो देखो अगला क्वेश्चन है यहां पे, कोलेस्टेरॉल नहीं होगा यहां पे कोलेस्ट्रम होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ, यहां पे मेमोरी नहीं होगा, टाइपर ने भी क्या कहा, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर कंटेन एंटीबॉडी। देखिए होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाया हुआ था। देखो मैं ये भी हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना जरूरी है, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तो भी एक हमारे नॉर्मल हमारे हेल्थ के पर्पस से, हमारे जो पर्सनल लाइफ के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग भी बायो क्यों इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद 1 से 2 दिनों तक उनमें क्या होता है, जो उनका स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है वो येलो कलर का निकलता है, तो उन फीमेल को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ चीज है जिससे कि हमारे बेबी को इससे कोई हानि पहुंचे। ठीक है, ये हमारे बेबी के लिए कुछ ना कुछ हानिकारक हो, तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को मिल्क नहीं पिलाती है, जो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वो गलती करती है। क्यों? क्योंकि उस फीमेल के बॉडी से जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट मिल्क निकलता है
उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम, और उस कोलेस्ट्रम में भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए प्रोटीन, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। बच्चा जितना इस दुनिया में आने के बाद उसको कहीं से एंटीबॉडी उतना नहीं मिल पाएगा, उतना ज्यादा उसको इस कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। सो बात यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और उस कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है दैट इज IgA, ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़े, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 69 का, ठीक है, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 69 का। जस्ट अ मिनट वेट। हाँ जी, आंसर कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये वाले भाई साहब, ये वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सो, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कह रहे हैं, ओहो, पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 68। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। चलिए, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, यहां पे पार्चुरेशन होगा, ठीक है, पार्टीशन लिख दिया है, पार्चुरेशन। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि जब हम बात करेंगे कि जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, 9 महीना कंप्लीट हो गया, जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो सिग्नल कौन प्रोड्यूस करता है? माँ के बॉडी से सिग्नल प्रोड्यूस होता है, या फिर बच्चा सिग्नल देता है कि अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो प्लासेंटा ओनली, यानी कि जो मम्मी और बच्चे को कनेक्ट किया हुआ रहता है, क्या वो सिग्नल देता है ओनली? नहीं। ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, यानी कि मदर के, उस फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्या वो सिग्नल देता है? नहीं। फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली? नो। तो प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये दोनों मिलकर सिग्नल देते हैं कि पार्चुरेशन का समय आ गया, डिलीवरी ऑफ द बेबी का टाइम आ गया है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हिच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है भैया, यहां पे बोल रहा है कि प्रेगनेंसी के कौन से महीने में बच्चे के माथे पे प्रॉपर पूरा बाल आ जाता है, और साथ ही साथ बच्चा पहला मूव करता है। जो सुने होगे आप लोग फिल्म में या फिर कहीं देखे होगे ना, कि बोलते हैं कि बच्चा लात मार रहा है, तो वो वाला जो कंडीशन क्रिएट होता है वो किस मंथ में? तो जब बेबी 5 मंथ का होता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी 5वें महीने की होती है, तो उस टाइम बेबी सबसे पहला मूव करता है, साथ ही साथ उस बच्चे के माथे पे प्रॉपर बाल भी उग जाते हैं, तो वो होता है 5वें महीने में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? सर्विक्स में? नहीं। यूट्रस गर्भाशय में? नहीं, क्योंकि यहां पे इम्प्लांटेशन होता है। एनी पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? नहीं। कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है, एम्पुला, यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बीच में एक स्टोरी बताया था थोड़ा सा हंसाने के लिए, ठीक है, मजा आएगा। मेरा एक स्टूडेंट है, वो करता क्या है कि थोड़ा सा हंसाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, वो उसको देखेंगे क्लास से 2 घंटे पहले तक। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ऐसे जो है ना, ऐसे फोन से बतिया रहा होता है। ठीक है, उसको कुछ भी बोल दो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे बतिया रहा होता है, बस उसको कुछ बोल दे ऐसा कि हाँ पापा को फोन लगाएंगे, तभी उसमें क्या होगा, तभी उसमें थोड़ा सा ये आएगा कि नहीं नहीं सर नहीं बोलिएगा, नहीं तो ऐसे बस 2 घंटा तक बतियाता रहता है। होता क्या है उसमें कि वो करता क्या आप बताते हैं हम यहाँ पे। देखो एक है यहाँ पे ये है, ठीक है, वो लड़का का नाम नहीं लेंगे, बाकी सब समझ गया होगा, ठीक है। उसकी जो मैडम है वो है केरला में, ठीक है, केरला में, जो भी हो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये बंदा तो हमेशा बोलता रहता है, ठीक है, ये हमेशा बोलता रहता है। अब लड़कों में होता क्या है भैया, लड़कों में क्या होता है कि बॉयज जो होते हैं ना वो यहां से एकदम सीधा पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो यहां से सीधा पहुंच जाते हैं, तभी उसको देखेंगे कि ऐसे लिया हुआ रहेगा, एकदम सॉरी 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 करता रहेगा। लेकिन वही यदि बात करेंगे गर्ल्स की, ठीक है, ये तो था बॉय, जिसका नाम क्या था, नाम यहाँ पे ओपनली नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका नाम जी से स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गर्ल, ठीक है, इसका नाम जिससे भी हो नहीं मतलब है। अब इसको क्या है, इसको सॉरी सॉरी नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि लड़की यदि सॉरी बोलेगी तो वो पहले एकदम खूब सोचेगी बढ़िया से कि क्या बोला जाए ना बोला जाए, उसके बाद कोई डिसीजन तक आते आते तब पहुंचेगी सॉरी तक, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉयज और गर्ल्स में ये डिफरेंस होता है, सॉरी बोलने का ही तरीका होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा यहाँ पे ये चीज, तो ये उस लड़का से यहाँ पे रिलेट कर दिए, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा समझ जाओ, आई सॉरी वॉरी के चक्कर में नहीं, क्योंकि 1 महीना बचा है अब, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। ये हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है व्हाट डू द डॉक्टर्स इंजेक्ट द इंड्यूस लेबर, ठीक है, यानी कि जो लेबर हो, यानी कि जो डिलीवरी होगी तो उसके लिए डॉक्टर वहां पे क्या करते हैं, क्या इंजेक्ट करते हैं, कौन सा इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन का, ठीक है, जिससे कि डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ ये उस टाइम जो पेन होता है उसको भी कम करने में मदद करता है, तो ये इंजेक्शन ये दिया जाता है, क्लियर। उसके बाद है अगला, नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्राडायोल और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने फुल फॉर्म बोला उसी समझ में आ गया होगा। थायराइड वाले का कोई कनेक्शन ही नहीं होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन से, सो हियर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, TSH, TSH, ठीक है जी। यहां पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए अगला, स्पर्म विदाउट एक्रोसोम कैन नॉट, यदि स्पर्म के पास एक्रोसोम ना हो तो वो क्या नहीं कर सकता है, गेट फूड सप्लाई, नो ऐसा कुछ नहीं है, मूव, नो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट में तो उसको टेल मदद कर रहा है, हेड तो मदद नहीं कर रहा है, तो फूड सप्लाई भी ले सकता है, मूव भी कर सकता है, ठीक है। पेनिट्रेट इनटू द सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल में भी को भी पेनिट्रेट कर सकता है, तो क्या चीज नहीं कर सकता है, तो वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सो हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। चले आगे बढ़े, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, 74वां नंबर क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था स्पर्म को बनाने वाला सेल क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल,
या फिर शॉर्ट में स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल भी कहते हैं। इनमें क्या होता था, इनमें होता था माइटोसिस। यहां से क्या बनते थे भैया, तो यहां से बनते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे क्या होता था, तो यहां पे होता था मियोसिस 1। यहां से बनते थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से होता था मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के बाद क्या बनता था, ये बनता था स्पर्मेटिड। इसके बाद यहां पे होता था मैचुरेशन, और मैचुरेशन के बाद प्रॉपर यहां पे बनता था स्पर्म, या फिर बोले तो स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ था यहां से लेकर के ये वाला जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और मैंने ये भी बताया हुआ था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, लेकिन स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन कि ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच जर्मिनल लेयर। कल भी ये मैंने बताया हुआ था, जर्म लेयर 3 होते हैं, बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। तो बीच वाला जो मीसोडर्म होता है यही क्या करता है, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, यानी कि मीसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला। इन ह्यूमन एग आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ यॉक आर कॉल्ड। ह्यूमन एग में क्या होता है, ऑलमोस्ट यॉक फ्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिसाइथल। ठीक है, टीलोलिसाइथल की यदि बात करेंगे तो टीलोलिसाइथल में यॉक प्रेजेंट होता है, कहां पे, एक ही साइड में, दूसरे साइड में यॉक प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78। ये यहां पे क्वेश्चन नंबर 78 वह यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्टिलाइजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन। ये जो फर्टिलाइजिन होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमें कहां पे देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है भैया, ये हमें देखने को मिलता है एग में। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है एग में। अगला, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि ओवुलेशन और कॉर्पस लूटियम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां पे बात आ जाएगी ओवुलेशन की, जहां पे बात आ जाएगी ओवुलेशन की, तो ओवुलेशन तब होगा जब LH का अमाउंट पीक पे पहुंचेगा, और इसी को बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, LH फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जहां पे बात आएगी ओवुलेशन पे, वहां पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, वहां पे सिंपली आपको टिक कर देना है LH वाले पे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट लास्ट्स फॉर 7 to 8 days। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज जो कि 7 से 8 दिनों का होता है। तो याद कीजिए मैंने आप लोग को बताया हुआ था, लाइक कंसीडर कर लेते हैं कि ये है फर्स्ट डे, ठीक है, ये है 5th डे, ये है 9th डे, ये है 13th डे, ये है 14th डे, ये है 15th डे, ये है 21, 27, 28, 29। ठीक है, तो मैंने क्या बताया हुआ था कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है भैया, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 4 to 5 डेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो ये स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज तक होती है। उसके बाद क्या होता है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 28 to 29 डेज का। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया हुआ था
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि मान लीजिए कि 28 डेज का होता है, ठीक है, तो ओवुलेशन डे कैसे निकालेंगे? ओवुलेशन डे का फॉर्मूला होता है 28, जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MC माइनस 14 डेज। तो MC है यहाँ पे 28 डेज का, तो 28 माइनस 14 बराबर 14 यानी कि 14। तो यहाँ पे 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पे छठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक क्या होगा? यहाँ पे छठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक क्या होगा? फॉलिकल्स का निर्माण होगा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, टर्शियरी फॉलिकल बनेंगे, और उसके बाद मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल भी बनेंगे। और जैसे ही 14वां दिन पे क्या होगा? 14वां दिन पे LH सर्ज होगा, ओवुलेशन यानी कि उस फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएंगे, दैट इज ओवुलेशन, ठीक है। और उसके बाद यदि वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, उसका कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज उसका कॉर्पस लूटियम पीले कलर के कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होकर के वो नेक्स्ट MC के दौरान फीमेल के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फेज है ये है 4 to 5 डेज का। इसकी बात करेंगे ओवुलेटरी फेज सिंगल डे का। इसकी बात करेंगे तो लगभग 14 डेज का। और ये वाला जो फेज है फॉलिक्यूलर फेज, यही होता है 7 to 8 डेज का। सो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फॉलिक्यूलर फेज। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ओके, अगला है ब्लड फ्लोइंग इन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज, यानी कि मैमेलियन एम्ब्रियो में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसमें क्या 50% मैटरनल 50% फीटल होता है? नो। 100% मैटरनल? नो। 100% फीटल होता है, ये बात याद रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 82, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 यहां पे कह रहे हैं बिफोर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, यानी कि इम्प्लांटेशन से पहले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? इम्प्लांटेशन से पहले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि जो ये मान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है, यानी कि जो उसका आगे वाला स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, वो कहां पे आ गया? यूट्रस में आ गया। अभी वो इम्प्लांट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, बट उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, ठीक है। कोई भी लिविंग सेल हो, ऑर्गेनिज्म हो, उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए होता है। तो इसको न्यूट्रिशन क्या मिलता है? यस, इसको न्यूट्रिशन मिलता है। कहां से मिलता है? तो यूट्रस के अंदर जो सेक्रीट हो रहा होता है जिसको बोलते हैं यूट्राइन सेक्रीशन, उसी यूट्राइन सेक्रीशन से उस ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यूट्राइन सेक्रीशन, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। टेस्टिस डिजाइन्ड इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर, जो टेस्टिस होता है ये मैमल्स में स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि कल भी मैंने इसका बताया हुआ था कारण, इसका कॉज कल मैंने बताया हुआ था कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो स्क्रोटम पाउच के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्क्रोटम के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डार्टोज सेल। वो डार्टोज सेल करता क्या है? तो स्क्रोटम के अंदर के टेम्परेचर को कम करके रखता है, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्क्रोटम का कम करके रखता है, जिस टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल है। इसीलिए जो टेस्टिस है, ये जब मैंने ये भी बताया हुआ था कल के क्लास में कि जब
वो फीमेल स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड मंथ का होता है उसी टाइम उसमें टेस्टिस बन जाता है। लेकिन ये टेस्टिस बनता कहाँ पे है? तो भैया ये टेस्टिस बनता है एब्डोमिनल कैविटी में, मेल के एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके चला जाता है कहाँ पे? स्क्रोटम में। क्यों? जिससे क्योंकि वहां पे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में उसको बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो वहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, इसीलिए वो चला जाता है कहां पे? स्क्रोटम में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चले ओके। अच्छा, कम ही क्वेश्चन है अब। ओके चलिए अगले आते हैं हम। देखिए सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। ठीक है, मेल के बॉडी से जो सेक्रेशन सेक्रेट होता है दैट इज सीमेन। ठीक है, वीर्य जिसको बोलते हैं। अब ये जो होता है ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है? तो ये 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो होता है स्पर्म और दूसरा क्या होता है? तो ये होता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड के अंदर जो सेमिनल प्लाज्मा होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये हार्मोन लाइक लिपिड होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन के जैसे लिपिड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड फॉरेंसिक टेस्ट फॉर। ठीक है, जब किसी फीमेल के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्रक्टोज जो प्रोड्यूस होता है सेमिनल वेसिकल से, ये टेस्ट करता है। इसका जो टेस्ट किया जाता है, इसका जो फॉरेंसिक टेस्ट किया जाता है वो किस कंडीशन में कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वहां पे हुआ है या नहीं। तो हमारा ऑब्वियसली बात है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेप। ठीक है, चलिए अगला है एंट्रम इज कैविटी ऑफ। एंट्रम किसका कैविटी है? मैंने वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। इसी मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और मैंने बताया हुआ था कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो पूरा स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं भैया? इसी स्पेस को बोलते हैं एंट्रम। जो सिलोम होता है इसी को बोलते हैं एंट्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़े। ओके, विच इज एब्सेंट इन मेल। मेल की यदि बात करेंगे, मेल में यदि बात करेंगे ग्लैंड्स की, तो मेल के अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक होता है सेमिनल वेसिकल, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। एक होता है पहला सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ये सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड को सेक्रेट करता है। ठीक है, जो कि स्पर्म के साथ मिलकर के सीमेन बनाता है, वीर्य बनाता है। ठीक है, अगला जो दूसरा ग्लैंड होता है, इस दूसरे ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है? ये जो सीमेन होता है उसमें जो व्हाइटनेस होती है, ठीक है, और हल्का सा जो उसमें ओडार होता है, वो किसके कारण होता है? वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। ठीक है, और तीसरा ग्लैंड होता है जिसका नाम है
काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तीसरे ग्लैंड का नाम है काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसी का नाम है एक और जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये और ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, ये एक साथ मिलकर के उसको हल्का सा जो चिपचिपाहट होता है वो प्रदान करते हैं सीमेन को, ठीक है, ये दोनों मिलकर। तो अभी मैंने बता दिया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। तो यस, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये मेल में एब्सेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। कल भी मैंने बताया हुआ था कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि काउपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड ये होमोलोगस होते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 89। ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं। चलिए बताइए, हाउ मेनी स्पर्म विल फॉर्म फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। समय दे रहा हूं आप लोग को 30 सेकेंड का, आंसर कीजिए। यहां पे बोल रहा है कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए तब तक आपको समय दे रहा हूं, फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है। नीतीश, विकास, सनशाइन, कौन है, शिवांगी, कुंदन, आनंद, सागर, सत्यम, एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सॉरी 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म यानी कि कितने स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। अच्छा इधर आ जाऊं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कितने स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। जल्दी सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। नीतीश, विकास, सनशाइन, शिवांगी, रूपा, सागर, सत्यम, गौतम, ज्योति, चांदनी, एवरीवन आंसर द क्वेश्चन। कुंदन, फटाफट से सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, मैंने बताया हुआ है कि एक सेल की यदि बात करेंगे, यानी कि हम स्पर्मेटोगोनियल सेल की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं, नेल निकल रहा है, चलिए ये इस स्पर्मेटोगोनियल सेल ने क्या किया भैया, इसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम इसको ले लेते हैं, ये क्या करता है भाई साहब, तो ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस 1 होता है और वो बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। वो क्या बनाता है भैया, तो बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होगा, जब इसमें मियोसिस 2 होगा तो यही क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ। जब इनमें मैचुरेशन होगा तो वहीं फिर क्या बन जाएंगे, वहीं फिर बन जाएंगे स्पर्म, ठीक है, यहीं फिर बन जाएंगे स्पर्म। यानी कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ बना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ बना। तो 4 से कितना बनेगा, 4 चौका 16, 4 4 जा 16। तो हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म विल फॉर्म फ्रॉम 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा, फटाफट से इसका आंसर कीजिए, ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए जल्दी से।
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा, सामने में आपके क्वेश्चन है। ठीक है, सामने में आपके क्वेश्चन है, क्या है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला था ना, ये वाला था एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म, तो एक से दो स्पर्मेटिड बन रहा था और वहीं दो यहां पे मैच्योर स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब कि एक से बने दो, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म यानी कि दो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है कि ह्यूमन सीमेन का पीएच कितना होता है, तो ह्यूमन सीमेन का पीएच होता है 7.3 टू 7.5। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है, उसके बाद इन मैन वॉस इफरेंस इमर्ज फ्रॉम, यानी कि मैन में वॉस इफरेंस कहां से शुरू होता है। ठीक है, याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने आप लोगों को स्पर्म पाथवे पढ़ाया हुआ था। ठीक है, याद कीजिए, मैंने आप लोगों को स्पर्म पाथवे पढ़ाया हुआ था। स्पर्म पाथवे में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहां पे आ जाता है भैया, तो वो आ जाता है रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस के बाद वो स्पर्म कहां पे जाता है, तो वो जाता है वॉस इफरेंस में। ठीक है, उसके बाद वो कहां पे जाता है, वो जाता है एपिडिडाइमिस में। क्लियर, एपिडिडाइमिस के बाद वो जाता है वॉस डिफरेंस में। ठीक है, वॉस डिफरेंस में, वॉस डिफरेंस से बाद वो कहां जाता है, वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद वो कहां पे गया, तो इसके बाद वो जाता है यूरेथ्रा में। ठीक है, और यूरेथ्रा के द्वारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, यानी कि पेनिस के ऊपर जो हल्का सा होल होता है, दैट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है वॉस इफरेंस कहां से इमर्ज हो रहा है, तो यहां पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहां पे एक जगह क्या ऑप्शन होता, एक जगह यहां पे ऑप्शन होता रेटी टेस्टिस, और हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता करेक्ट, जहां भी हमें रेटी टेस्टिस दिखा हुआ मिलता। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भैया, तो दूसरा चीज ये हो सकता है कि यहां पे वॉस इफरेंस ना देकर यहां पे वॉस डिफरेंस दे दे। यदि वॉस डिफरेंस होता तब यहां पे क्या होता। ठीक है, यदि यहां पे मान लीजिए कि वॉस डिफरेंस होता तब क्या होता, इनमें से एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, कि जो एपिडिडाइमिस का हेड वाला पार्ट होता है केपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, और जो एपिडिडाइमिस का टेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। तो इससे पहले क्या होता, एपिडिडाइमिस का लास्ट वाला यानी कि टेल वाला पार्ट, तो कॉर्डा एपिडिडाइमिस। तो यदि यहां पे होता वॉस डिफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा यहां पे कॉर्डा एपिडिडाइमिस, और यदि यहां पे वॉस इफरेंस ही है तब यहां पे एक ऑप्शन कहीं पे लिखा हुआ मिलता रेटी टेस्टिस। तो ये रहा आपका कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। होप आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, वंस अगेन रिपीटिंग, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत मजेदार कंटेंट आपके पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस सिंगल चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, कल के क्लास में, जहां पे हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चंस, और कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंगल डे में उसको फिनिश करेंगे, और फिर परसों हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, चलिए जी,
तब तक के लिए ओके, अलविदा कहते हैं, फिर गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। राम राम भाई।